अनुराग तिवारी पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और लेखपाल भर्ती को लेकर के लगातार हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश को लेकर के काफ़ी पैनिक बना हुआ है। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक ना। कुछ लोग जो पर्सनली जानते हैं वो कॉल करके भी पूछ रहे हैं। तो पहली चीज़ ये कि ग्रामीण परिवेश का जो पोर्शन है उसको जो पैनिक बनाया गया है वो पैनिक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जीएस के साथ ही आपको ग्रामीण परिवेश इस प्रकार से घोल दिया जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी जीएस की क्लासेस चलते हैं और उसी के बीच में कब आपका ग्रामीण परिवेश जो है वो खत्म हो गया। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा। लगातार पूरी क्लासेस आपको देखनी होगी, बार बार प्ले करके देखनी है और आपको अपने वीडियोस बनाने हैं, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़ें और लेखपाल भर्ती का अपना सपना जो है उसको पूरा करें। इसी के तहत हम लोग आज ग्रामीण परिवेश का वो पार्ट उठा रहे हैं जो कि संविधान से जुड़ा हुआ है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था ये वो हिस्सा है जहां से पिछली 2015 की जो भर्ती हुई थी वहां से प्रश्न पूछे गए और अन्य भर्तियों प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास को आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट तो काफी पुराना है, डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ अपनी क्लास का उद्देश्य, मोटिव सिर्फ इतना है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से प्रश्न आते हैं वो चीजें आपको कंटेंट की जाए, ना कि कूड़ा कचरा कबाड़ा सब कुछ उठा के भर दिया जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सब कुछ है। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का परिकल्पना किसने किया, क्या दिया, ये वो। तो एक नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन। अंग्रेजों के समय में लॉर्ड रिपन जो थे 1882 के आसपास, उन्होंने सबसे पहले जो है वो स्थानीय स्वशासन को लेकर के कुछ प्रयास किए थे, कुछ उन्होंने सिद्धांत लागू किए थे। तो सर्वप्रथम अगर आ जाए कि सर्वप्रथम भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है, इस टाइप से, तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को 1919 का जो अधिनियम था जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, है ना। तो वहां पे भी आपने देखा होगा द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, दोहरा शासन, है ना। यानी कि जो दूसरा था वो प्रांतीय स्तर पर स्वतंत्रता की बात, प्रांतीय स्तर की बात कर रहा था। तो वो भी एक प्रकार से आपका स्थानीय स्वशासन ही था, क्योंकि जो आपका पंचायती राज है वो वास्तव में है क्या, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का मानना है कि सत्ता जो है वो चंद लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए। यानी कि अधिक से अधिक लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए कि अगर एक इंसान कुछ गलत कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो भी रहा है, या एक समुदाय कुछ गड़बड़ कर रहा है तो दूसरा समुदाय उसको सुधार सके, है ना। तो ये था आपका। तो वहां पे भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन आजादी के बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1952 में जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मैं लिख नहीं रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए और हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वहां से प्रश्न बन रहे हैं, वो प्रश्न आपको देखने हैं। और हाँ, आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से मैं एक प्रश्नों की सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें मैं सीधे सिर्फ प्रश्नों पे हिट करूंगा, टॉपिक जब पूरा हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में नेहरू जी के द्वारा चलाया गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था दूर दराज की जो संख्या है, यानी कि जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना, उनका लाभ पहुंचाना। लेकिन उस समय की ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां थी, स्थिति थी कि कहीं ना कहीं ये कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। यानी कि ना तो हमारे पास सड़कें थी, ना तो वाहन थे इतने अच्छे, ना तो कम्युनिकेशन का इतना अच्छा साधन था जैसे आज हम और आप, मैं कहीं हूं, आप कहीं हैं, उद्देश्य दोनों का एक है और एक दूसरे से जुड़ गए, यानी कि मैं अपनी बातों को पहुंचा पा रहा हूं। तो इतना अच्छा कम्युनिकेशन जो है, ठीक ना, मोबाइल, यूट्यूब, दुनियादारी जो भी है, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसी दशा में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, बुरी तरीके से फेल हो गया। हालांकि उसकी समीक्षा भी की गई लेकिन कुछ खास नहीं निकल के आया। तो ऐसी परिस्थितियों में जो हमारी एक निकाय है, जो बॉडी है, जिसको आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी भी बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद मैं लिख रहा हूं, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी आई थिंक 6 अगस्त
1952 को। तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय दो निकाय, दो संस्थाएं चलती थी। एक थी आपके राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना हुई 6 अगस्त 1952 को, और दूसरी बेहद पॉपुलर, और वो थी आपकी योजना आयोग। योजना आयोग, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950, है ना, 15 मार्च 1950। और यही आपकी जो योजना आयोग थी, वर्तमान समय में इसी को हम लोग बोलते हैं नीति आयोग। और ये अपने अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारा क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो कि एग्जाम में ना आया हो, है ना। तो ये सब आपको लिखना है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, इसको काम दिया गया, इसको जिम्मा दिया गया कि भाई आप इसकी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा है उसकी समीक्षा करिए। इन्होंने समीक्षा किया, है ना। और 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, और इस समिति का काम था कि आप पहली चीज तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा है क्यों ये असफल हो गया, है ना, इसकी आप समीक्षा करिए, इसके पहुंच देखिए, और आगे किस प्रकार से जो भारत सरकार है वो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी योजनाओं को पहुंचाए, ठीक ना, क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस समय की जो विपक्षी सरकारें थी, जो विपक्ष में जो लोग थे, है ना, और जो उस समय के जो बुद्धिजीवी थे, उनके मन में बार बार एक प्रश्न खटक रहा था, और वो ये था कि संविधान का अनुच्छेद 40, है ना। अब ये क्या है अनुच्छेद 40, है ना, ये उनके दिमाग में क्यों खटक रहा था? वो इसलिए खटक रहा था क्योंकि अनुच्छेद 40 को हम लोग गांधीवादी अनुच्छेद भी कहते हैं, गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अनुच्छेद में गांधी जी के जो विचार थे, जो सोच थे, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना था, जो उस समय के बुद्धिजीवी थे, उनका मानना था कि भाई जब संविधान में ऑलरेडी व्यवस्था की गई है तो क्यों आप अदर प्रयास कर रहे हो, क्यों दूसरी चीजों पे जा रहे हो, आप क्यों नहीं अनुच्छेद 40 को देश में इंप्लीमेंट करते हो, है ना। तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पंचायतों के गठन से, पंचायतों के गठन से, है ना। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, 50 बार, कम हो गया अगर कहा जाए सैकड़ों बार, ठीक ना, 500 बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया, विभिन्न एग्जाम्स में आया हुआ है ना, कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि जो अनुच्छेद 40 है वो कहां पे आता है? तो वो आपका आता है भाग 4, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आते हैं, ठीक ना। और ये आपके संबंधित हैं DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिन्हें हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायालय द्वारा वादी योग्य नहीं है। वास्तव में ये है क्या, जब हम लोग इसकी क्लास करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए फिलहाल जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं। सीधे क्वेश्चन है कि भाग 4 किससे संबंधित है, कहां से कहां तक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक ना। तो डिटेल में हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन यहीं से आपका कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि जो अनुच्छेद 40 है वो इसी में से निकल के आया है, 36 से 51 के बीच में, ठीक है। तो यानी कि जो आपका अनुच्छेद 40 है वो भी राज्य के निर्देशक तत्वों का ही एक हिस्सा है ना। और राज्य के निर्देशक तत्वों में क्या है कि संविधान निर्माताओं ने राज्य सरकारों को क्या किया है, कुछ गाइडलाइन दी हुई। जैसे हमारे माता पिता, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो हमें कुछ गाइडलाइन देते हैं जीवन जीने के लिए कि बेटा झूठ मत बोलो, किसी की बेईमानी मत करो वरना दिक्कत होगी, है ना, समाज में ये ना करो। यानी कि एक अच्छा जीवन जीने की हमें क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, सुझाव देते हैं। उसी प्रकार से संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में हमें यानी कि राज्य सरकारों को कुछ सुझाव दिए हैं कि अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे जो आपके राज्य की संख्या है, जो आपके राज्य की जनता है ना, वो खुशहाल होगी। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि जो आपके DPSP हैं, निर्देशक तत्व हैं, वो क्या है, न्यायालय द्वारा वादी योग्य नहीं है। यानी कि जो राज्य सरकार इसे लागू करना चाहे वो लागू करे, जो ना करना चाहे वो ना करे, है ना।
और जिस हद तक लागू करना चाहें उसमें कुछ परिवर्तन करके लागू करना चाहें तो करें। यानी कि इन चीजों को लेकर के न्यायालय में कोई नहीं जा सकता। ये पूरी तरीके से राज्य सरकार की मंशा पर, इच्छा पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से, किस हद तक वो भाग 4 को, अनुच्छेद 36 से 51 को अपने राज्य में इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। खैर, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 40 पे हम लोग थे, है ना। तो अनुच्छेद 40 में गांधी जी का सिद्धांत, गांधी जी की विचारधारा जो है स्पष्ट दिखाई देती है। और गांधी जी की विचारधारा थी सत्ता का विकेंद्रीकरण। सीधे क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण संबंधित है। या पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण संबंधित है। विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता जो है, जो पावर है, उसको कई लोगों में डिवाइड कर देना। अक्सर आप लोग देखते भी होंगे जब प्रधानों के चुनाव होते हैं तो उसमें पेपर में एक कॉलम आता है, उसमें होता है छोटी संसद की जंग। यानी कि एक संसद तो वो है राज्यसभा, लोकसभा, है ना, और एक संसद ये भी होती है निचले स्तर पर, जहां से सरकार जनता तक पहुंचती है। खैर, तो अनुच्छेद 40, तो ये बलवंत राय मेहता की जो समिति थी उसने कहीं ना कहीं पाया कि जब संविधान में अनुच्छेद 40 है और वो भी गांधी जी से जुड़ा हुआ है, तो उस समय गांधी जी का प्रभाव भी था काफी ज्यादा, आज भी है। तो अनुच्छेद 40 के तहत ही इन्होंने सिफारिश की कि देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को खत्म कर देना चाहिए और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए। राज्यों में पंचायतों का गठन करना चाहिए, राज्य सरकारों को पंचायतों का गठन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे ये क्या है? अनुच्छेद 40 की बात हो रही है, तो करना चाहिए, यानी कि जो राज्य चाहे वो करे, जो राज्य ना चाहे वो ना करे, या जिस हद तक चाहे उस हद तक करें। फाइनली बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें आई वो आपकी नवंबर 1957 में आई और इन्होंने त्रिस्तरीय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय सिफारिश की पंचायतों की? तो उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की। उन्होंने बोला कि एक राज्य में 3 स्तर पे पंचायती व्यवस्था को लागू करना चाहिए। पहला, ग्राम स्तर पर जो ग्राम सभा आपकी होगी, ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरा, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, जो कि पंचायत समिति होगी। और तीसरी, जिला स्तर पर, जो कि जिला परिषद होगी, है ना। यानी कि 3 अलग अलग स्टेप की इन्होंने बात की। इसी के साथ इन्होंने कुछ और सिफारिशें की, जैसे कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए अलग अलग, ठीक है। महिलाओं को 33% का आरक्षण होना चाहिए, 1/3, है ना। पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए, है। तो ये सारी के सारी इन्होंने कुछ सिफारिशें की। लेकिन यहाँ से आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। किस लेवल पे? क्या? तो गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति, जिला लेवल पे जिला परिषद, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने सिफारिश की और फाइनली इनकी सिफारिश पर देश में पहली बार सर्वप्रथम जो पंचायत गठन किया गया वो किया गया आपका 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में हजारों बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है कि देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस राज्य में किया गया, कहां से किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले से सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत होती है पंचायती राज व्यवस्था की। यहां जो अक्टूबर की जो डेट है वही आपको बता रही है कि 2 अक्टूबर क्यों, है ना। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 40 है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। ये जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था, ये कहीं ना कहीं गांधी जी का ही जो सोच है, जो विचार है, उससे संबंधित है ना। तो कहीं ना कहीं जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायत वगैरह है, उसमें गांधी जी का जो विचार है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहां तक कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी है, काफी आता है कि गांधी जी ने कहा था कि अगर पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतें ठीक ढंग से काम करने लगेंगी, लागू हो जाएंगी, तो वो बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं पंचायतें, वो बड़ा से बड़ा काम कर सकती हैं जो कि हिंसा कभी भी नहीं कर सकती है। आपसे सीधे पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट लिख देगा और कहेगा निम्न में से ये स्टेटमेंट किसका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, ठीक ना, या मोदी को ले आए? चलिए, मोदी जी ने कहा, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी का है कि देश में अगर पंचायतें ठीक ढंग से काम करने लगे तो वो बड़ा से बड़ा काम हो सकता है जो कि हिंसा कभी भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो गांधीवादी, ठीक है, गांधी जी का विचार यही था
क्यों? आप सोचिए ना थोड़ा सा, गांव है, गांव से ब्लॉक बना, ब्लॉक से जिला बना, जिले से राज्य बना और राज्य से ही तो भारत बना। यानी कि अगर हम गांव तक पहुंच गए और गांव का विकास कर लिया, है ना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर लिया, तो कहीं ना कहीं अपने आप भारत का विकास हो गया। भारत का विकास कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा, यानी कि विकेंद्रीकरण हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बनते हैं, सारी चीजें बनती हैं आपकी, सारा का सारा कंटेंट जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है उसको देश में सर्वप्रथम लागू किया गया राजस्थान के नागौर जिले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पिछली बार 2015 में ये भी पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? सेकेंड, ठीक ना, क्योंकि पहला तो इतना पूछा गया है, तो दूसरा राज्य था आपका, और वो था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और इसने इंप्लीमेंट किया था 1 नवंबर 1959 को। 1 नवंबर 1959 को आपके आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में कहीं ना कहीं जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो अस्तित्व में आती है देश में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्या है? अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है, यानी कि न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। जो राज्य चाहेगा वो लागू करेगा, जो नहीं चाहेगा नहीं करेगा, जिस हद तक चाहेगा उस हद तक करेगा। क्लियर? खैर, आगे क्या होता है? एक बड़ा परिवर्तन होता है देश में, है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो 1977 में 1977 में क्या होता है? देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। यानी कि ये वो वर्ष है जब देश में पहली बार ऐसा भी मौका आया जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, गैर कांग्रेसी जो पार्टी है, यानी कि जो जनता दल था, जो जनता पार्टी थी, उसकी सरकार बनती है, और मोरारजी देसाई जो थे वो उसमें प्रधानमंत्री होते हैं। निश्चित तौर पे आप सब जानते हैं, है ना, कि अगर एक सरकार कोई योजना चला रही है, कोई नियम चला रही है, तो दूसरी सरकार या तो उसको खत्म करेगी, और अगर बहुत अच्छा है जैसे मनरेगा, है ना, ये भी हम लोग की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है नरेगा, ठीक है, तो जैसे मनरेगा, तो फिर उसको खत्म नहीं कर सकते, तो उसमें क्या करेंगे? और मॉडिफाई करेंगे, उसमें और परिवर्तन करेंगे, और तब तक परिवर्तन करते रहेंगे जब तक कि वो जो है पिछली सरकार का जो उससे सिंबल है वो खत्म ना हो जाए, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो मोरारजी देसाई की सरकार थी 1977 में, उसने क्या किया कि एक अलग से समिति बनाई, ठीक ना, किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए, कि इतने वर्षों से चल रहा है, क्या इसमें और सुधार किया जाना है, कैसे क्या होना चाहिए, फलाना ठिकाना, ये वो, कुल मिला के पिछली सरकार के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया जाए ताकि अपना ठप्पा लग सके। ओके, तो इन्होंने बनाया अशोक मेहता समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अशोक मेहता समिति, है ना। अशोक मेहता समिति बनी आपकी 1977 में, ठीक ना, और इन्होंने जो है, इनकी समिति ने जो सिफारिश की वो द्विस्तरीय, इन्होंने बोला कि केवल 2 स्तर पे ही पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि जो पंचायतों का गठन हो वो केवल 2 स्तर पे हो। तो क्वेश्चन खूब पूछता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? अशोक मेहता समिति 1977 में। लेकिन इससे पहले और इसके अलावा कुछ इनकी और भी थी सिफारिशें इस आयोग की, अशोक मेहता समिति की, लेकिन सब पे चर्चा करना जरूरी नहीं, मैं केवल वो चीज बोल रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। जैसे बस में नहीं आप लोग सवारी करते हैं तो पैनिक लेते हैं, टेंशन लेते हैं, नहीं ना, ड्राइवर है, बस ड्राइवर पे भरोसा करते हैं, यानी कि मैं आपका ड्राइवर, आप बस जो मैं बोल रहा हूँ क्लासेस कंटिन्यू लेते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, लगातार नोट्स बनाइए, और आप देखेंगे कि आपकी तैयारी, ठीक ना, में आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति ने जो है वो द्विस्तरीय समिति सिफारिश की, लेकिन इससे पहले कि इनकी सिफारिशें लागू हो पाती, है ना, कुछ उस पर काम हो पाता, कुछ उस पर वर्क हो पाता, इससे सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, और एक बार देश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं, है ना। तो ये जो प्रोजेक्ट था, अब निश्चित तौर पे फिर से सत्ता का परिवर्तन हो गया, तो अब जो कांग्रेस पार्टी जो नई सरकार आई, इनकी चीजों को तो आगे करेगी नहीं, है ना। तो यहां पे ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है ना। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये आपका जीएस भी कवर कर रहा है, ये ग्रामीण परिवेश भी कवर कर रहा है, और बहुत ही जो भी आप पेपर जो तैयारियां आप कर रहे हैं, ठीक ना, सब में आपका जो यूपी पुलिस है, संविधान से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, तो सब कुछ कवर कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश, चूंकि आपने अगर सिलेबस को ध्यान से पढ़ा होगा तो सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज यानी जो भी चीजें होंगी, जो भी आपका जीएस है वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होगा, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा, किस प्रकार से यूपी में, उत्तर प्रदेश में पंचायतों जो है पंचायतों का गठन किया गया, वो द्विस्तरीय थी कि त्रिस्तरीय थी, आज क्या कंडीशन है, ठीक है। कैसे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्योंकि अभी तक जो हम लोग की आज क्लास हुई है तो वहां तो हम यही जान रहे हैं कि अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन किया गया, यानी कि वो न्यायालय द्वारा वादी योग्य नहीं है। तो ये सब आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनमें क्लियर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी सीरीज है ये कंटिन्यू चलेगी, जो भी आपके 2, 3, 4 जो भी मैक्सिमम 4 क्लासेस होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन 4 क्लासेस में आप ये मान लीजिए कि आप जीएस से लेकर के ग्रामीण परिवेश तक में अपने 3 से 4 नंबर पक्के कर चुके होंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अगर नहीं बना पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाएगी बहुत ही जल्द। ओके।